को नमस्कार। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु हृद्यसेमहि देवहितं जदायुः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। हरिः ओम। पंचनद अध्ययन केंद्र की तरफ से आयोजित नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर आयोजित इस गोष्ठी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम की हमारी क्या रूपरेखा रहेगी उसके बारे में एक बार सर्वप्रथम हमारे शोध संस्थान के जनरल सेक्रेटरी माननीय अरुण मेहरा जी, माननीय प्रस्तोता मैडम पंकज मित्तल जी, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, उनका स्वागत करेंगे। सभी उपस्थित महानुभावों का स्वागत करेंगे। उसके बाद माननीय ऋषि गोयल जी, समन्वयक पंचनद शोध, पंचनद परिचय और विषय परिचय के बारे में अपने विचार रखेंगे। उसके बाद आज की हमारी प्रस्तोता माननीय डॉक्टर पंकज मित्तल जी नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर अपना उद्बोधन रखेंगे। उसके बाद जिज्ञासा समाधान के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन और शांति पाठ के साथ उसका समापन किया जाएगा। समय का मेरा सभी वक्ताओं से अनुरोध कि समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। अरुण जी को जो समय दिया गया है वो 5 मिनट है। ऋषि गोयल जी को जो समय दिया गया है वो 7 से 8 मिनट का समय है। समय दिया गया है वो 45 मिनट का समय रहेगा और जिज्ञासा समाधान के लिए 30 मिनट का समय रहेगा। और माननीय हमारे कुठियाला जी, डॉक्टर के कुठियाला जी के अध्यक्षीय भाषण के लिए जो समय रहेगा वो 10 से 12 मिनट का समय रहेगा। इस तरीके से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आमंत्रित करता हूं पंचनद शोध संस्थान के जनरल सेक्रेटरी अरुण मेहरा जी, प्लीज। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण मेहरा आज के शुभ अवसर पर पंचनद शोध संस्थान तथा समस्त अध्ययन केंद्रों की ओर से डॉक्टर पंकज मित्तल जी का और आप सभी गणमान्य जनों का, शिक्षाविदों का इस गोष्ठी में सहृदय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जो वर्तमान में महासचिव है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के तथा राष्ट्रीय कमिश्नर है रेंजर्स ऑफ भारत स्काउट्स और गाइड्स की, बदल भारत में औरतों की सशक्तिकरण की प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे आदेश हुआ कि उनका परिचय दूं संक्षिप्त समय में। तो जब मैं आज उनका बायोडाटा देख रहा था तो मुझे ये बहुत कठिन लगा, इसलिए मैं मुख्य बिंदुओं पर उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूंगा। और उसके बारे में सबसे पहले मैं देखता हूं कि जब मात्र 44 वर्ष की आयु में आपने भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की उप कुलपति का भार संभाला और उसके 2 कार्यकाल संभालने के बाद जो आपने छाप छोड़ी, पीछे मुड़कर नहीं देखा है। इसके बाद यूनिवर्सिटी कमीशन, ग्रांट कमीशन के अनेक आयामों पर
अति विशिष्ट पदों पर आपने हायर एजुकेशन के अनेक क्षेत्रों में नीति निर्माण और प्रबंधन का कार्य करते हुए एक इसे विशिष्ट दिशा और दशा दी है। इसी संदर्भ में शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जिम्मेवारियों व अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक शोध पत्र प्रस्तुत हुए और इसी संदर्भ में दुनिया के बहुत से देशों में आपने यात्रा की। कुछ देशों के नाम लूं तो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, यूके, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, हंगरी, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, मलेशिया, और मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने आधी दुनिया में भारत की पहचान बनाई है। इसी संदर्भ में आपने अनेक विशिष्ट समितियों एवं जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनकी सदस्य रही, जिनमें कुछ की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूं, जहां आपने उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। आप मेंबर रही प्रोग्राम एडवाइजरी बोर्ड एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नेटवर्क स्टीयरिंग कमेटी, एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज लंदन में। आप मेंबर रही यूजीसी पे रिव्यू कमेटी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर्स के संबंध में। आप मेंबर रही सर्च कमेटी और वाइस चांसलर के हरियाणा के विश्वविद्यालयों में। आप सदस्य हैं केरल स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। आप ने प्रतिनिधित्व किया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर अम्बेडकर सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में। आप सदस्य रही प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह आप हरियाणा स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की भी सदस्य हैं। ये मैंने बड़े संक्षिप्त में समय का ध्यान रखते हुए बताया है, अदरवाइज इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट फॉर आवर अचीवमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑन द डिफरेंट बॉडीज। इन्हीं आपकी विशेष सेवाओं के लिए अनेक प्रशंसा चिन्ह में से कुछ मैं यहाँ बताने चाहूंगा, जो कि ऑनर और अवार्ड आपको मिले हैं और सभी को इनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले तो जो फुल ब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप है फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स की, वो देकर आपको सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड 2017 में फॉर डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन से आप सम्मानित हैं। आपको कर्नाटका स्टेट वुमेन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। इसी तरह क्लेम्पो गोल्ड स्टैंडर्ड अवार्ड फॉर लीडरशिप इन एजुकेशन 2018 में दिया गया और फर्स्ट पद्मश्री सुभाषिनी देवी अवार्ड 2018 आपको समाज के विकास और कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए दिया गया। यहाँ मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि सभी बिंदुओं पर तो चर्चा नहीं की जा सकती, परंतु एज ए वाइस चांसलर जो है उन्होंने मात्र 44 वर्ष की आयु में जब ये पद भाग ग्रहण किया, तब उन्होंने किस तरह का चेंज किया वो मैं आपसे चर्चा करना जरूर समझता हूँ। जब आपने उत्तर भारत की पहली महिला ग्रामीण विश्वविद्यालय भगत सिंह सिंह महिला विश्वविद्यालय के एक साधारण गुरुकुल में काम करना शुरू, उसको उठाकर आपने अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर पहचान बनाई। जब उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटी ऑफ पैलेटमोर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट कैथरीन, नॉटिंघम यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड की एसोन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी का सहयोग स्थापित किया। और यही नहीं, इसके साथ जो उस क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन आया, 2008 में आप वहां पदभाग ग्रहण करती हैं और 2011 में जो सेंसस होती है उसमें हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है उस क्षेत्र की फूलपुर के इर्द वो लड़कियों का अनुपात जो है 1000 पुरुषों के मुकाबले 1378 हो जाता है, जबकि हरियाणा में यह संख्या 879 है। सो ये क्रांतिकारी परिवर्तन आपकी लीडरशिप के अंतर्गत हुआ और वहीं से आप चलकर जिन जिन पदों पर आपने काम किया उस पे आपने एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कि मैं समझता हूं कि उस पद की प्रतिष्ठा को ही आपने बढ़ाया है। मैं ज्यादा कुछ समय ना लेता हुआ पंकज मित्तल जी का एक बार फिर बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं आज के प्रबुद्ध महानुभावों का, जिनमें विशिष्ट रूप से आज कुछ वाइस चांसलर,
श्री डॉक्टर राजकुमार जी CNPU से, डॉक्टर मिसेज विनय कपूर बेरा डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर वेद व्यास जी गुजरात से, डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज रजिस्ट्रार CBLU से, डॉक्टर गुलशन तनेजा रजिस्ट्रार MDU से आज इस गोष्ठी में उपस्थित है, और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति जिनका मैं नाम नहीं ले सका, मैं सभी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और इस गोष्ठी में सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तर जी, नमस्कार। डॉक्टर ऋषि गोयल जी, आपकी आवाज सुन नहीं पाया अजीत जी। डॉक्टर ऋषि गोयल जी से मेरा अनुरोध कि वो पंचनद परिचय सभी के सामने रखें और आज के विषय का परिचय रखें। मेरी आवाज आ रही है अजीत जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है। आज की कार्यक्रम की आज की जोर से बोलेंगे ऋषि जी। प्रोफेसर BK कुठियाला जी, हमारे आदरणीय निदेशक महोदय, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और विभिन्न केंद्रों से उपस्थित सभी जी, हो गया कनेक्ट? प्रतिभागी महानुभाव, आ रही है अजीत जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आप बोलिए। अजीत जी ने, आदरणीय मेहरा जी ने मेरे जिम्मे एक छोटा सा काम ये लगाया कि मैं संस्थान का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम सभी लोग जो इस गोष्ठी में जुड़े हैं वे सब प्राय करके बौद्धिक जगत में के लोग हैं। अपने समय का जो बौद्धिक विमर्श चलता है उसमें भाग लेने वाले, उसको दिशा देने वाले लोग हैं। हम विभिन्न प्रकार के शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं और हम सब इस बात को बखूबी समझते हैं कि हर युग का एक अपना सत्य होता है। उस सत्य का आविष्कार और उस सत्य की अनुभूति उस समय के जो बौद्धिक लोग हैं, जो विचारवान लोग हैं, जो अग्रसर लोग हैं, वे परस्पर संवाद के द्वारा, परस्पर चर्चा के द्वारा, परस्पर विमर्श के द्वारा और अपने युग के सत्य का अनुसंधान करते हैं। और चाहे कोई भी दुनिया का समाज हो, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी काल हो, इसी के माध्यम से और समाज आगे बढ़े हैं, सभ्यता की यात्रा आगे बढ़ी है। दुनिया को किसी समाज ने जो योगदान देना होता है उसके लिए भी ये एकमात्र अनिवार्य शर्त है कि समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनके बीच में एक उन्मुक्त संवाद और विमर्श की प्रक्रिया ये निरंतर चलती रहनी चाहिए। जहां तक भारत का प्रश्न है, हम जानते हैं भारत में यह संवाद बहुत निर्बाध रही और उसका एकमात्र प्रमाण अगर देखना हो तो हमारे यहाँ का जितना भी और श्रेष्ठ निर्मित उसमें एक व्यक्ति प्रश्न करने वाला है, दूसरा व्यक्ति उत्तर देने वाला है। ये संवाद की एक बार और कुंभ का जो आयोजन होता रहा है, कुंभ भी अपनी किसी एक बात के लिए जाना जाता है तो वह संवाद की इस प्रक्रिया को गति देने, धार देने के लिए जाना जाता है। तो इतनी सर्वश्रेष्ठ परंपरा का उत्तराधिकारी होने के बावजूद आज एक प्रश्न हमारे सामने है। अभी जो समकालीन हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें क्या ये संवाद की परंपरा, संवाद की प्रक्रिया और ऑब्जेक्टिव तरीके से चल पा रही है? आज हम कई बार ये दावा करते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। उस बात का हमें सहज रूप से गर्व होता है
जो भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना घटती है तो तुरंत विद इन सेकेंड्स वो हमारे मोबाइल पर हमारे सामने आ जाती है। और दुनिया भर के समाज माध्यम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, लगातार सूचनाएं हमें परोसते हैं। उसके बावजूद क्या ये हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक विमर्श है, जो बौद्धिक विमर्श है, वह उन्मुक्त भाव से होता है? तो ध्यान में आता है ऐसा नहीं है। आज किसी व्यक्ति का जो बोध निर्माण होता है, अपने समाज के बारे में उसका सामाजिक बोध बनता है, अपने राष्ट्र के बारे में उसका राष्ट्र बोध बनता है, अपने चारों ओर के परिस्थिति के संबंध के बारे में, परिवेश में जो संबंध है उनके बारे में जो उसका बोध बनता है, वो किन बातों के आधार पर बनता है? वो बाल्यकाल में पाठ्य सामाजिक ज्ञान की भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बनता है। फिर उसके बाद समाचार पत्र उनके माध्यम से बनता है। दिन रात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो चर्चाएं होती है, पैनल डिस्कशन जो होते हैं, समाचारों के बुलेटिन होते हैं, उनके माध्यम से हम अपना बोध बनाते हैं। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे माध्यम और स्वतंत्र चेता के नाते से, ऑब्जेक्टिव ढंग से, और चर्चा ध्यान में आता है कि इनके ऊपर किसी ना किसी वाद का, किसी ना किसी विचारधारा का, किसी ना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा कब्जा इन सारे माध्यमों में रहता है। इसके कारण से किसी भी समाज का जो सही सत्य, युग का सत्य जिस प्रकार को प्रकट होना चाहिए, जिस प्रकार उसको उद्घाटित होना चाहिए, और जिस प्रकार उसके आधार पर समाज को अपनी दिशा तय करनी चाहिए, वह नहीं होता। और हम आज देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो राष्ट्रीय प्रश्न हैं अनेक वर्षों तक, चाहे वो हमारी सुरक्षा के मुद्दे हैं, चाहे हमारी सीमाओं के ऊपर जो खतरे हैं उनके प्रश्न हैं, चाहे देश के भीतर हमारी कोई आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामले हैं, सारे के सारे मामलों में हमने ये देखा कि जो राष्ट्र का हित है, एक किसी युग का जो सत्य है, उसको ढकने की एक कोशिश, उसके ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश, किन्हीं को बचाने का प्रयत्न, किन्हीं को बदनाम करने की कोशिश, ये सारी की सारी माध्यमों में अपने को दिखाई देती रही है। और इसी आवश्यकता में से पंचरत्न जैसे और यद्यपि छोटे दिखने वाले जो फोरम है, संस्थान है, उनकी आवश्यकता उद्घाटित होती है। यदि हम पृष्ठभूमि को देखें तो 80 के दशक में, और जो एक व्यक्ति थे, सामाजिक चिंतक थे, नारायण दास जी चंडीगढ़ में, हमारे श्याम खोसला जी जो अभी अस्वस्थ थे, वे उस समय ट्रिब्यून में वहां पर ब्यूरो चीफ थे, और एक शादी में उन्होंने ये दृश्य देखा कि एक ही समाज के जो दो बंधु हैं, केसधारी गैर केसधारी, एक शादी में अलग अलग समूहों में और खड़े हुए हैं, आपस में उनमें बातचीत नहीं हो रही है। तो ध्यान में आया कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब का वातावरण जिस प्रकार से और खराब करने की कोशिश हुई, और उसमें से केसधारी समझो, एक ही माता के पुत्र, एक ही घर में एक भाई केसधारी है, दूसरा गैर केसधारी है, उनके बीच में जो खाई खड़ी हुई, उससे उनका हृदय बड़ा दर्द, और उनको ये लगा कि ये जो संवाद की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया गया है, उस अवरुद्ध होने के कारण से जो दीवारें खड़ी हो गई हैं, एक ही कोख से जन्मे दो भाइयों के बीच में इतनी बड़ी दीवार इस संवादहीनता के कारण से यदि पैदा की जा सकती है, तो फिर से उस संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करके हम और उसको शुरू कर सकते हैं। इस आधार पर ये पंचनद शोध संस्थान जैसी एक संस्था का निर्माण हुआ, एक फोरम का निर्माण हुआ। प्रतिवर्ष और जो है पंचनद संस्थान के जो अध्ययन केंद्र हैं, वे और ऐसे शिक्षाविदों को, बौद्धिक जगत के लोगों को, समाज में विचार विमर्श करने वाले लोगों को एकत्र करके इस प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, जैसी एक गोष्ठी आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में कर रहे हैं। आज गोष्ठी ऋषि सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। करते हैं, तो इस प्रकार विमर्श की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। मासिक गोष्ठियां और इस प्रकार के जो बड़े साल में एक बार कुछ बड़े आयोजन, और देश समाज के सामने कुछ प्रश्न कई बार उपस्थित होते हैं, कुछ समस्याएं उपस्थित होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, तो उनके ऊपर एक तथ्यपरक शोध करना
और उसके आधार पर कुछ प्रकाशन करना, ये सारे के सारे कार्य पंचनद शोध संस्थान इस समय अपने 30 के लगभग केंद्र जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली इन सारे राज्यों में फैले हुए हैं और सामान्यतः जहाँ विश्वविद्यालय कॉलेज के प्राध्यापक हैं, अच्छे पत्रकार हैं, इस प्रकार के इस श्रेणी के जो लोग हैं वे सब और पंचनद शोध संस्थान अध्ययन केंद्रों से जुड़ करके, और जैसा कि मैंने कहा कि अपने युग का जो सत्य है, हमारे समय का, हमारे काल का, हमारे लिए जो एक पाथेय है वो समाज तक पहुंचे और वो चर्चा में से निकल करके सबके सामने आए। वो सब प्रकार के वादों से, सब प्रकार की प्रणों से मुक्त होकर के जो समाज के हित में है वह सत्य सबके सामने निखर करके निर्बाध रूप से आना चाहिए। तो यह जो बौद्धिक विमर्श की, विचारों की, संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम पंचनद शोध संस्थान करता है। मुझे लगता है कि इतना परिचय देना पंचनद शोध संस्थान का ये पर्याप्त है। बहुत बहुत विकल से अपना उद्बोधन रखेंगे। ऋषि गोयल जी, शायद ऋषि जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आज की गोष्ठी का जो विषय है नई शिक्षा नीति 2020 सकारात्मक नवाचार। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि विकास हैं कि वो देश आगे बढ़े, वो देश आत्मनिर्भर बने, वो देश विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़े। उसके लिए उसकी विशेष शिक्षा नीति का होना आवश्यक है। आज इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमने इस गोष्ठी का विषय रखा है और मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करता हूं आज की प्रस्तोता माननीय डॉक्टर पंकज मित्तल मैडम जी, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोफेसर बीके कुठियाला जी का कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे आने का मौका दिया, आप सबसे अपने विचार साझा करने का मौका दिया। उसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगी पंचनद शोध संस्थान का, अजीत जी का, जो बार बार मुझे फोन करते रहे कि आपको आना है यहाँ पे और जरूर आना है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने 2 श्रोताओं को सुना, अरुण मेहरा जी को सुना, डॉक्टर ऋषि गोयल जी को सुना। मुझे ऐसा निर्देश हुआ है कि जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है उसके बारे में आसान शब्दों में कि वो पॉलिसी है क्या, ये आप सबके समक्ष रखूं, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी। और शुरुआत करना चाहूंगी इस बात से कि पॉलिसी, आप जानते ही हैं कि पॉलिसी हमारी 34 वर्षों के बाद आई है। काफी लंबे समय से इस पॉलिसी का इंतजार था और ऐसी पॉलिसी है जो जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिसी। डेमोक्रेटिक मतलब जन जन की भागीदारी इस पॉलिसी में है। करीब 2.5 लाख इसमें सुझाव लिए गए और 2.5 लाख सुझाव भी सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से नहीं, पंचायत लेवल तक इस पर सुझाव लिए गए और उसके बाद ये पॉलिसी बनाई गई। हमारी पिछले 2 दिन 17-18 अगस्त को एक ऑल इंडिया नेशनल वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, और कस्तूरी रंगन जी ने उस पे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पे एक विस्तृत भाषण दिया था जिसमें उन्होंने इस पॉलिसी की काफी सारी खूबियां बताई कि कैसे इस पॉलिसी को अराइव किया गया। तो सबसे पहले तो इसमें ये भी धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं शिक्षा संस्कृति स्थान न्यास के साथ जुड़ी और उन्होंने ये बार बार इस बात को दोहराया कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और ये बात इस पॉलिसी में मान ली गई। और खुशी की बात यह है कि इसको कहते हैं ना इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ से गजट नोटिफिकेशन भी इशू हो गया, प्रेसिडेंट असेंट भी उसको मिल गया और गजट नोटिफिकेशन इशू हो गया 2 दिन पहले, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। अब मैं इस पॉलिसी के बिंदुओं पे आती हूँ। एक तो सबसे पहले जो स्पेशली शिक्षाविदों को बहुत अच्छा लगेगा कि
जो 6% ऑफ जीडीपी हायर एजुकेशन में देने की बात की थी 64-66 में कोठारी कमीशन ने, और अभी तक हमारे पास करीब 4.5% ऑफ जीडीपी हायर एजुकेशन को जा रहा है। तो इस पॉलिसी में फिर से ये दोहराया गया है कि हम संकल्प लेते हैं कि 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन को जाएगा। एक तरह से कमिटमेंट दी गई है कि एजुकेशन का बजट बढ़ाया जाएगा और 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन को बजट के रूप में दिया जाएगा। और एजुकेशन के पूरे बजट में से जनरली हायर एजुकेशन का करीब 15-20% रहता है। हाईएस्ट 4th 5 ईयर प्लान में था जब इसको 25% ऑफ एजुकेशन बजट 10-12-13% ऐसा ही रहता है। तो हमें उम्मीद है कि पहला तो ये 6% एजुकेशन को मिलेगा और दूसरा ये कि फिर से उस 6% का 25% हायर एजुकेशन को मिलेगा, मतलब जीडीपी का करीब 1.5% हायर एजुकेशन को मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब जब मैं पॉलिसी के बारे में बात शुरू करूंगी तो सबसे पहले बात करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की, बिकॉज स्टूडेंट्स आर अवर प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। सारी यूनिवर्सिटीज, सारे टीचर्स, सारे कॉलेजेस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। तो इस पॉलिसी में स्टूडेंट्स के लिए क्या है? तो जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेवरेबल अगर ये पॉलिसी है, हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग इनोवेटिव स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी। अगर देखें कि कौन सबसे ज्यादा इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा किसको दिया गया है तो वो है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट को इस पॉलिसी में एज ए किंग ट्रीट किया है कि स्टूडेंट इज अ किंग। कैसे? अभी तक तो स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, पर अब स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट है कि बच्चा चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि यूनिवर्सिटी क्या दे रही है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि टीचर क्या पढ़ाना चाहते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट खुद क्या पढ़ना चाहता है। और जैसे पहले एक तरह से कह दें कि छोटी छोटी टोकरियां थी कि एक साइंस की टोकरी, एक कॉमर्स की टोकरी, एक ह्यूमैनिटीज की टोकरी, और उस टोकरी में ही जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से ही बच्चों को चुनना पड़ता था। तो अब ये बहुत बड़ा टोकरा एक जैसे समझ लीजिए कि रखा है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चुन लेता है। जो ये छोटी छोटी टोकरियां थी सब्जेक्ट्स की वो खत्म कर दी गई हैं कि बच्चे के पास पूरी फ्रीडम है। फिजिक्स के साथ उसका केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये जरूरी नहीं है चुनना। वो फिजिक्स के साथ चाहे तो म्यूजिक चूज करे, चाहे हिंदी चूज करे, चाहे संस्कृत चूज करे, चाहे पेंटिंग चूज करे, चाहे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी चूज करे, तो पूरी फ्रीडम बच्चे के पास है। तो फ्रीडम ऑफ चूजिंग दी सब्जेक्ट। दूसरा, उसके पास फ्रीडम ऑफ चूजिंग दी यूनिवर्सिटी। आप सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी को फ्रीडम तो हमेशा से बच्चे के पास है, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकता है, पर इसमें फ्रीडम ऑफ चूजिंग मल्टीपल यूनिवर्सिटी बच्चे को दी गई है। और कैसे दी गई है? एक नया कॉन्सेप्ट आया है, एबीसी। एबीसी ऐसा लगता है हम एबीसी सिखाने जा रहे हैं, पर एबीसी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसे आप नॉर्मल बैंक में जाते हैं, कमर्शियल बैंक में जाते हैं, आपके पास जो पैसा होता है उसको जमा करते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आप क्रेडिट जमा करेंगे। और उन लोगों के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चों को या किन्हीं को ये नहीं पता कि क्रेडिट क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा समय है, 45 मिनट का। तो मैं ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि क्रेडिट क्या होता है उन लोगों के लिए जिनको इस मोस्टली मुझे लगता है कि सबको पता होगा क्रेडिट क्या होता है, पर फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो एक क्रेडिट का मतलब है 1 घंटा वीक, मतलब पर वीक अगर उस सब्जेक्ट में या उस विषय में या उस पेपर में 1 घंटे की पढ़ाई होती है पर हफ्ता, हर हफ्ते अगर 1 घंटे की पढ़ाई होती है फॉर 1 फुल सेमेस्टर। पूरा सेमेस्टर जनरली 15 हफ्तों का होता है, तो 15 हफ्तों का मतलब हो गया 15 घंटे, क्योंकि 1 घंटा हर हफ्ते मतलब 15 घंटे। तो एक क्रेडिट का मतलब ये है ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 15 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। 2 क्रेडिट का मतलब है जिसमें 30 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। 3 क्रेडिट का मतलब है जिसमें 45 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। तो इसीलिए इसी हिसाब से हर सब्जेक्ट की कितना विस्तार से उसको पढ़ना है, किसकी उसमें गहनता है, कितना डीप है वो सब्जेक्ट, उसके हिसाब से उसके क्रेडिट तय किए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या इस पर्टिकुलर पेपर को पढ़ने के लिए कितने क्रेडिट की पढ़ाई चाहिए होगी। तो 4 क्रेडिट का पेपर है अगर, तो मतलब 60 घंटे की पढ़ाई चाहिए होगी, 60 घंटे की पढ़ाई चाहिए होगी। तो इस तरह से जब बच्चा
अलग अलग पेपर। अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी कि प्रोग्राम और कोर्स में क्या फर्क है। प्रोग्राम मतलब पूरा प्रोग्राम, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। और कोर्स का क्या मतलब है, जैसे एमए में से 15 पेपर होते हैं, तो 15 पेपर 15 कोर्स हो जाएंगे। तो अब 15 कोर्स जो है, एक एमए प्रोग्राम के जो 15 पेपर हैं या 15 कोर्स हैं, अब बच्चे के पास ये सुविधा है कि वो 15 पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर सकता है। ऐसा आपने कभी ना देखा होगा कि ना सुना होगा। आपने ये सुना होगा कि एमए के लिए पूरी डिग्री के लिए बच्चा एनरोल कर रहा है, पर आप विद इन एमए 15 कोर्सेज के लिए आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं। और उस यूनिवर्सिटी से जो आपको कोर्स किया, जो भी 1 या 2 या 3 जितने भी कोर्स किए, और हर कोर्स का जो भी क्रेडिट है, वो सारे क्रेडिट आपने इकट्ठे किए और अपने बैंक में जमा कर दिए। तो जब बैंक में आप क्रेडिट अलग अलग, कोई जेएनयू से लिया, कोई जामिया से लिया, कोई हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लिया, कुरुक्षेत्र से लिया, कहीं से भी लिया वो क्रेडिट आपने, तो उन क्रेडिट्स को लेके आप अपने बैंक में जमा करते चले जाएंगे। और जब आपके पास इतने क्रेडिट हो जाएंगे कि वो एक डिग्री के लायक हो जाए, जैसे अभी जो रेगुलेशन है उसमें यह है कि नॉर्मली बैचलर्स के लिए करीब 120 क्रेडिट चाहिए होते हैं, मास्टर्स के लिए 80 क्रेडिट चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास 80 क्रेडिट उस पर्टिकुलर फील्ड में इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने सबसे ज्यादा कोर्सेज किए हैं, वहां जाएंगे और उनको कहेंगे कि मेरे को इन क्रेडिट्स के बदले में एक डिग्री दे दी जाए। उनको डिग्री मिल जाएगी, फिर उतने क्रेडिट उनके बैंक से माइनस हो जाएंगे। जैसे बैंक से पैसे निकाल लेते तो पैसे माइनस हो जाते हैं, तो ऐसे जब क्रेडिट निकाल लेंगे तो उसके अकाउंट से उतने क्रेडिट माइनस हो जाएंगे और उन क्रेडिट्स के बदले उसको डिग्री मिल जाएगी। तो आपने ये देखा कि फ्रीडम ऑफ चूजिंग ए यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन बिल्कुल बदल गया है। पहले फ्रीडम ऑफ चूजिंग ए यूनिवर्सिटी था कि आप कैसे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं फॉर डूइंग द फुल डिग्री प्रोग्राम। अब आप एक यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं फॉर डूइंग ओनली वन पेपर और ओनली वन कोर्स। तो मेजर डिफरेंस है कि फ्रीडम ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट, फ्रीडम ऑफ चूजिंग द यूनिवर्सिटी, एंड तीसरी फ्रीडम उनको मिली है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीड। फ्रीडम ऑफ स्पीड का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जितने समय, जैसे 3 या 4 साल उस कोर्स को चाहिए, तो आप उतने ही समय में करें। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप उन क्रेडिट्स को जल्दी पास कर सकते हैं, तो आपको एक फास्ट ट्रैक तरीके से भी पढ़ सकते हैं, कम ड्यूरेशन में भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीड भी बच्चे के पास है। तो क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो पहले से ही था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ यूनिवर्सिटी, फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीड। तो ये सारी फ्रीडम्स एक बच्चे को दी गई हैं, जिससे कि वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ सारा एजुकेशन पाते हुए और एक ऐसा बच्चा बने जो गुड सिटीजन है इन टर्म्स ऑफ हैविंग होलिस्टिक एजुकेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ना खाली एक सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट की। जैसे मान लो अगर कोई इंजीनियर है, उसने इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग किया, और उसको एक डैम बनाने को दिया, तो उसको सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी तो चाहिए डैम बनाने के लिए, पर उसको उसके साथ साथ ये भी देखना है वहां उस डैम से एनवायरनमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है, इसलिए उसको एनवायरनमेंट की नॉलेज भी चाहिए। अगर उसको ये भी देखना है कि वहां से अगर ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डैम की वजह से, उसको सोशियोलॉजी की जानकारी भी चाहिए। और इस तरह की जानकारी उस बच्चे को चाहिए जिससे कि वो एक हॉलिस्टिक मैनर में डैम की कंस्ट्रक्शन कर सके। तो इसलिए ये कोशिश की गई है कि हर बच्चे को अपने कोर सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी जानकारी हो, और वो भी उसको अपनी रुचि के अनुसार जानकारी हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस पॉलिसी में स्टूडेंट को एज ए किंग ट्रीट किया गया है, और ये माना गया है कि स्टूडेंट को खाली सब्जेक्ट की नॉलेज ही ना हो, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज और वैल्यू एजुकेशन। एम ये है कि बच्चा जो है एक अच्छा सिटीजन बनना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा कोई भी हमारा नागरिक है, तो सड़क पे गंद फैलाता हुआ चलता है, तो उसको हम पढ़ा लिखा नहीं कहेंगे, उसको वो भी सिखाना है। अगर वो सबसे झगड़ता फिरता है तो वो पढ़ा लिखा नहीं कहलाया जाएगा। तो इसलिए ये भी कहा गया है वैल्यू एजुकेशन की, कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करना, चाहे गुस्से को, ऑनेस्टी को, लव हो, कंपैशन हो, इस तरह के सारे भाव भी बच्चे में आने चाहिए। तो वैल्यू एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ये हर बच्चे के लिए देखा गया है। इसके अलावा जो एक बहुत स्पेशली, अभी तक मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, अभी फिर मैं टीचर्स, यूनिवर्सिटीज पे आऊंगी, स्ट्रक्चर पे आऊंगी। इसके अलावा बच्चों के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोविजन हुआ है, दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में अभी भी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज बच्चों के पास अवेलेबल हैं। आज की डेट पे अगर कोई बच्चा
एडमिशन नहीं पा पाता, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं पा पाता, तो आज उसके पास इस तरह से ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं कि वही आईआईटी का टीचर उस बच्चे के घर में, उस बच्चे के कन्वीनियंट टाइम पे उनको पढ़ाएंगे। कैसे? थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज आईआईटी के प्रोफेसर्स खुद, उन्होंने इतने सारे कोर्सेज बना रखे हैं आईआईटी के, एनपीटेल पे इतने सारे हैं, स्वयं पे कोर्सेज हैं कि वो आईआईटी के प्रोफेसर्स खुद आके बच्चों को तो ये एक कहे कि करिश्मा है, या ये जो इस तरह का अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, ये बच्चों के पास आज तक कभी नहीं थी। और इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि जब आपके क्रेडिट ट्रांसफर होंगे, जैसे अभी हम कह रहे थे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, उस क्रेडिट ट्रांसफर में आप ऑनलाइन कोर्सेज भी क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे कोर्सेज आपने यूनिवर्सिटी में फेस टू फेस लर्निंग से लेने हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज, मूक्स कोर्सेज जो स्वयं पे भी हैं और प्लेटफॉर्म पे भी हैं, और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज है उनका भी क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है। ये अगेन ये पहली बार हुआ है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज भी क्रेडिट ट्रांसफर की तरह मिल सकते हैं। तो अब इस समय ये हो गया है कि बच्चों को अगर पढ़ना है, अगर बच्चा सचमुच में पढ़ना चाहता है, तो उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, एक डिवाइस, मतलब लैपटॉप या मोबाइल, और एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी। अदरवाइज रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। करोड़ों करोड़ों रिसोर्सेज, हाई क्वालिटी रिसोर्सेज अवेलेबल है, और उन सब रिसोर्सेज की क्रेडिट ट्रांसफरेबिलिटी भी अलाउड है। तो ये इस पॉलिसी का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में जरूरी माइक ऑफ करना पड़ेगा उन लोगों का हाँ जी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो डिग्री है उनको डीलिंक करना चाहिए फ्रॉम दी जॉब्स। मतलब डिग्री के आधार पे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। नौकरी किसमें मिलेगी? बेस्ड ऑन दी नॉलेज। नॉलेज वैसे वो भी ऐसी नहीं कि हमने जैसा अभी तक मोस्टली हमारे देश में चल रहा है कि हम उसको रट्टे लगा के एग्जाम में लिख के आते हैं और नंबर मिल जाते हैं। तो इस पॉलिसी में कहा गया है कि ज्यादा ध्यान इस बात पे है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई, बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग कैसी है, बच्चे की क्रिटिकल एनालिसिस कैसी है, कैसे वो चीजों को रैशनलाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है, एनालाइज करता है और एप्लीकेशन उसका करता है। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और इसी हिसाब से असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी होगा। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऐसा नहीं होगा कि आपको साल के या सेमेस्टर के लास्ट में 3 घंटे का पेपर किया और असेसमेंट हो गया बेस्ड ऑन दी रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग को इसमें बिल्कुल नकारा गया है और ये कहा गया है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को समझ आए, कोई भी सब्जेक्ट उसको समझ, अंडरस्टैंडिंग के साथ उसका दिमाग विकसित करना है कि उसमें क्यूरियोसिटी भी रहनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी रहना चाहिए, एनालिसिस की पावर भी रहनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, डिजाइन थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, डिजाइन थिंकिंग होना चाहिए। तो इसके ऊपर काफी जोर दिया गया है। रिसर्च के लिए इस पॉलिसी में बेहद ध्यान दिया गया है। ये कहा गया कि पॉलिसी में खुद ये कमिट किया गया है कि हमारे देश में रिसर्च पे करीब 0.67% 0.67% ऑफ जीडीपी रिसर्च पे खर्च होता है, जबकि बाकी देशों में, इवन इजराइल में भी 4.3% ऑफ जीडीपी रिसर्च पे खर्च होता है। जब हमारा खर्च रिसर्च पे इतना कम होता है तो उसका मतलब उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ये हैं कि हमारा रिसर्च पब्लिकेशंस कम है, हमारे नंबर ऑफ रिसर्चर्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन कम है। इंडिया में नंबर ऑफ रिसर्चर्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन 15 और कई देशों में, इजराइल में 800-900, इतना फर्क है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमारी फंडिंग कम है। तो उन्होंने ये कहा है कि एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि रिसर्च में फंडिंग बढ़ाई जाएगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। इसलिए स्पेशली एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। उस पे 20,000 करोड़ शुरू में आया था कि 20,000 करोड़, आने वाले समय में शायद उसको और भी ज्यादा मिलेगा, 20,000 करोड़ उसको मिलेगा जिससे कि वो सीड फंडिंग भी कर पाए, रिसर्चर्स को आइडेंटिफाई भी कर पाए कि कौन कौन सी रिसर्चेस के लिए पैसा देना है। पर इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो अभी तक फंडिंग होती थी जैसे डीबीटी से, डीएसटी से, यूजीसी से, आईसीआर से, वो फंडिंग बंद नहीं होगी, वो फंडिंग कंटिन्यू करेगी। पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये देखेगा कि इनमें कोई डुप्लीकेशन ना हो, वो थोड़ा इसको कोऑर्डिनेट करेंगे जिससे कि इस फंडिंग का डुप्लीकेशन ना हो।
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रिसर्च की कहा गया है कि इसको इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर काफी मेजर्स लेने की बात की गई है और स्पेंडिंग तो ऑफकोर्स बढ़ाएंगे ही। अब इसके बाद मैं आती हूँ फैकल्टी पे। तो फैकल्टी टीचर्स के लिए इस पॉलिसी में क्या क्या है। टीचर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले टीचर्स की बात करने में हम टीचर एजुकेशन पे आ जाते हैं कि टीचर्स एजुकेशन पे भी इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि बीएड जो है 1 या 2 साल की तो कंटिन्यू करेगी उन लोगों के लिए जो बाद में सोचते हैं टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए। बीएड 1 साल तो उनके होगी जो 4 साल का बैचलर्स प्रोग्राम करेंगे और 2 साल की उनके लिए होगी जो 3 साल का बैचलर्स प्रोग्राम करेंगे। पर ज्यादा एम्फेसिस रहेगा 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम में, 4 ईयर बीएड प्रोग्राम में, जो कि इंटीग्रेटेड डिग्री होगी बीए और बीएड की। तो उस डिग्री में उन्होंने ये कहा है कि जो स्टैंड अलोन बीएड कॉलेजेस हैं वो सिर्फ 4 ईयर डिग्री कोर्सेज करेंगे। और टीचर एजुकेशन जो इस समय अलग थलग है, जिसका कोई कहते हैं वाली वारिस ही नहीं है, यूनिवर्सिटीज उसको सोचती है कि टीचर एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल एजुकेशन सोचते हैं कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटीज को अपने डिपार्टमेंट्स में बीएड कोर्सेज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बीएड टीचर पढ़ता है, जो टीचर आने वाले समय में टीचर बनता है, उसको खाली बीएड नहीं करना, उसको आसपास के बाकी सब्जेक्ट्स की भी जानकारी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, वो वाले सब्जेक्ट्स भी उसको पढ़ने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो बीएड कॉलेजेस हैं वो भी मल्टी फैकल्टी कॉलेजेस बनेंगे, वो खाली बीएड कॉलेजेस नहीं रहेंगे। और यूनिवर्सिटीज के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी बीएड कराना होगा, जिससे कि बीएड एक होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में उभर के आए। क्योंकि हमारी नींव तो स्कूल से ही बढ़ती है। अगर हमारे स्कूल के टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, हमारे बच्चे अच्छे नहीं होंगे, तो जो हमें फीडर केटर मिलेगा हायर एजुकेशन में ऑब्वियसली वो भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो टीचर है, टीचर एजुकेटर्स है, दे आर रियली गुड। तो उसके ऊपर काफी एम्फेसिस दिया गया है कि 4 साल की बीएड और उसके बेसिस पे अच्छे टीचर्स तैयार किए जाए। और जो बाकी टीचर्स को ऑटोनॉमी की बात है, बहुत बार ये होता है कि टीचर्स को ऑटोनॉमी नहीं है। इस पॉलिसी में टीचर्स को कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई है। उनको टीचर्स को ये कहा गया है कि उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और पढ़ाने के बाद बच्चों को कैसे असेस करना है, इवैल्यूएट करना है और कैसे डिग्री देनी है, सब कुछ टीचर्स पे डिपेंड करेगा। टीचर्स डिसाइड करेंगे कि उनके अपने लोकल कंडीशंस को देखते हुए, उनके बच्चों के प्रोफाइल को देखते हुए, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को देखते हुए, किस बच्चे को किस साल, किस बच्चे मीन्स किस कोर्स में किस को क्या पढ़ाना है। क्योंकि आने वाले समय में जो कॉलेजेस होंगे वो एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं रहेंगे, वो डिग्री अवॉर्डिंग कॉलेजेस हो जाएंगे। और जब वो डिग्री अवॉर्डिंग कॉलेजेस हो जाएंगे तो उनके पास ये पावर आ जाएगी कि वो अपना सिलेबस खुद डिवाइस कर सकते हैं, अपना टीचिंग पेडागोजी खुद डिवाइस कर सकते हैं, अपना असेसमेंट कैसे करना है। वो 3 घंटे वाले असेसमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप कंटिन्यूअस असेसमेंट कर सकते हैं, चाहे वो क्विजेस के माध्यम से, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, असाइनमेंट्स के माध्यम से। बहुत सारे माध्यम है जिनसे आप कंटिन्यूस अभी तो जैसे फॉरेन कंट्रीज में बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो बच्चे का एग्जाम लेते ही नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चे को क्लास में बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्लास में बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, उससे उनको पता चलता है कि वो बच्चा ठीक है कि नहीं, मतलब बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए टीचर्स के पास ये पूरी पावर रहेगी कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से टीचिंग टूल्स यूज करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप लेक्चर मेथड यूज करें, आप किसी भी टीचिंग मेथड से, रादर नए नए टीचिंग मेथड्स को यूज करने के लिए इसमें प्रोत्साहन देने की बात कही है, टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए प्रोत्साहन देने की बात कही है। और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन बच्चों की करना चाहते हैं। इसके अलावा जो अभी तक ये ऐसा लगता है बहुत सारे टीचर्स को कि अच्छे टीचर्स और बुरे टीचर्स में कोई भेद नहीं होता, उनको भी उसी समय में प्रमोशन मिलती है, अच्छों को भी और बुरों को भी। तो एक कोई इंसेंटिव नहीं मिलता अच्छे टीचर्स के लिए या अच्छी टीचिंग के लिए, या ऐसे बच्चे टीचर्स जो ज्यादा मेहनत करते हैं। तो उसके लिए भी इस पॉलिसी में कहा गया है कि जो अच्छे टीचर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, अवार्ड्स दिए जाए, कुछ ऑनर्स दी जाए, कोई फास्ट प्रमोशन दी जाए। फास्ट ट्रैक प्रमोशन की भी बात की गई है कि किसी भी तरह से उसको प्रमोशन, रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स किसी भी तरीके से अच्छे टीचर्स को इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। और इसके साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, जब उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जैसे 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, 40-45 हजार कॉलेजेस हैं, तो 1000 वाइस चांसलर्स हो गए, 1000 रजिस्ट्रार्स हो गए, करीब 4-5 हजार डिप्टी रजिस्ट्रार्स हो गए, 20,000 असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स हो गए, इस तरह वहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं।
तो ये सब लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, पर इनमें से किसी के पास भी एक भी दिन की ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम में इनको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग का कोई प्रावधान नहीं है। और ये बस कहते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तरह सब लोग ट्रेनिंग लेते हैं और उसके साथ साथ काम करते हैं। तो अब इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि जो अच्छे टीचर्स जिनमें उनको एकेडमिक एक्यूमेन, रादर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन और लीडरशिप क्वालिटीज दिखती हैं, ऐसे टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में एक अच्छे लीडर बन पाए। तो इस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज विकसित की जाएंगी टीचर्स में, जिससे कि वो अच्छे लीडर्स बन पाए, अच्छे रजिस्ट्रार्स बन पाए, अच्छे वाइस चांसलर्स बन पाए, जिससे कि आने वाले समय में हमारा एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये जो जिसको कहते हैं मतलब मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, वो खाली मैनेज ही ना हो, वो इफेक्टिवली मैनेज हो, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम की तरफ ध्यान रहे। और इसी तरह से बहुत सारे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर बहुत सारे टीचर्स हमारे ऐसे थे जिनको ऑनलाइन टीचिंग कराना नहीं आता था। जब मैं यूजीसी में भी लंबे समय तक और मैं स्वयं को देख रही थी, तो जब हम टीचर्स को कहते थे ऑनलाइन कोर्सेज बनाने के लिए, तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जो क्लास में एक्सीलेंट पढ़ाते हैं, उनको कैमरे के सामने आते ही पता नहीं क्या हो जाता था, वो पढ़ा ही नहीं पाते थे। तो वो फिर साफ साफ कन्फेस भी करते थे कि भाई क्लास में पढ़ाना आसान है, क्योंकि आपको एक दूसरे का मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है। बच्चा नहीं भी बोल रहा होता तो उसकी आंखों से, बॉडी से, चेहरे के हाव भाव से आपको पता चलता है कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। पर कैमरे को देख के कैसे पता चलेगा उसको समझ आ रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे सीजन टीचर्स हैं, वो कैमरे को देख के पढ़ाना उनको बड़ा मुश्किल काम लगता था। तो इसके लिए भी इसमें, और अब क्योंकि कोविड आया तो अब सबको कैमरे में पढ़ाना ही पड़ रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कैमरे में पढ़ाने के अलावा। तो इसके लिए भी पॉलिसी में ये कहा गया है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि कैसे ऑनलाइन टीचिंग करनी है। इसलिए वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, एआईयू ने भी कई सारी वर्कशॉप्स की कि कैसे टीचर्स को ट्रेन किया जाए फॉर टीचिंग। और इसके अलावा अभी भी अगर आप में से कोई भी टीचर करना चाहे तो एआई ऑनलाइन कोर्स है, जो फ्री कोर्स है, सेल्फ पेस्ड कोर्स है। सेल्फ पेस्ड कोर्स का मतलब है कि एक सेकंड, सेल्फ पेस्ड कोर्स का साथी बीच मतलब है में कि उसकी माइक ऑन कर रहे हैं, कृपया रिक्वेस्ट है माइक, क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेंट है, एक एक करके ढूंढना पड़ता है, माइक ऑन ना करा करें, धन्यवाद। तो सेल्फ पेस्ड कोर्स का मतलब है कि उसकी कोई स्टार्ट डेट नहीं होती, एंड डेट नहीं होती। जिस दिन आप चाहें अपनी मर्जी से उस कोर्स को करना चाहें कर सकते हैं। आप एआईयू की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे या एआईयू का ट्विटर हैंडल या मेरा ट्विटर हैंडल देखेंगे, तो आपको एक ऑनलाइन कोर्स मिलेगा फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग। और ऑनलाइन टीचिंग का आपको तब ये भी पता चलेगा कि खाली कैमरे के सामने बैठ के पढ़ाना ऑनलाइन टीचिंग नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग के और बहुत सारे आयाम हैं, जो आपको कैसे बच्चों को एंगेज करना है, कैसे इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग करना है, वो सब आपको उस कोर्स से मिलेगा, तो आप उसको भी सीख सकते हैं। पर हम पॉलिसी पे वापस आते हैं कि पॉलिसी में इस पे भी महत्व दिया गया है कि टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब ये कोविड खत्म भी हो जाएगा तब भी ऑनलाइन टीचिंग खत्म नहीं होगी। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इट विल बी ए फ्यूचर इज ऑफ ब्लेंडेड एजुकेशन। ब्लेंडेड एजुकेशन मतलब फेस टू फेस प्लस ऑनलाइन, जैसे बाकी देशों में कराते हैं, जिसको हम फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल बोलते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल का आगे जिनको नहीं पता उनके लिए बताना चाह रही हूँ, काफियों को पता होगा। जैसे हमारे देश में पढ़ाने का तरीका ये है कि हम क्लास में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चा घर पे जाके उस सब्जेक्ट के ऊपर मनन करता है। पर बाहर के देशों में क्या करते हैं कि जो क्लास में पढ़ाना है वो बच्चे को पहले ही दे दिया जाता है, रिटर्न नोट्स के तरीके से या वीडियोस के तरीके से या ऑडियोस के तरीके से। बच्चा उसको सुन के आता है, देख के आता है, और क्लास में क्या होता है, सिर्फ डिस्कशंस, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ रैशनलाइजेशन, सिर्फ मनन। तो जब इस तरीके से पढ़ाया जाता है तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन, जिसमें बच्चों को वीडियोस शुरू में दे दी जाए और क्लास में खाली अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन रहे, इस तरीके से अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को भी ज्यादा समझ में आएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी, उनकी थिंकिंग, रीजनिंग कैपेसिटी, लॉजिक एबिलिटी, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ये था टीचर्स के बारे में। अब हम आते हैं इंटरनेशनलाइजेशन पे। इंटरनेशनलाइजेशन में भी इस पॉलिसी में खासा जोर दिया गया है। इस बारी बहुत समय से ये बिल अटका हुआ था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए परमिशन नहीं थी।
इस पॉलिसी में पहली बार ये कहा गया है कि जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के थ्रू जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में कैंपस इस्टेब्लिश करने की परमिशन होगी। अब ये बहुत बड़ी बात है कि इससे हमें फायदा क्या होगा। बहुत सारे लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि शायद हमारी यूनिवर्सिटीज को इससे नुकसान होगा, पर बहुत सारी लोगों को इसके फायदे भी शायद नहीं पता है। तो मैं बताना चाह रही हूँ, जब 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अपने कैंपस बनाएंगी, उससे ये फायदे होंगे। पहला कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज, देखिए 100 यूनिवर्सिटीज के आने से, और उन 100 यूनिवर्सिटीज में भी लिमिटेड सीट्स होंगी। हमारे यहाँ 1000 यूनिवर्सिटीज और 45,000 कॉलेजेस के सामने वो 100 यूनिवर्सिटीज आपकी सीटें नहीं लेके जाएंगी। बहुत कम सीटें उन 100 यूनिवर्सिटीज में होंगी बनिस्बत जो 3.5 करोड़ बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो उनसे फायदा ये होगा कि एक तो हमारी यूनिवर्सिटीज का कंपटीशन बढ़ेगा, दूसरा हमारे जो इनबाउंड और आउटबाउंड स्टूडेंट्स हैं, जैसे इस समय हमारे यहाँ पे 45,000 बच्चे आ रहा है इसमें इको, आई थिंक काफी इको आ रहा है। तो प्रीत जी, जैसे इस आपका समय निवेदन है, आपका माइक बार-बार ऑन हो रहा है, कृपया उसको बंद रखें। जैसे इस समय क्या है कि हमारे यहाँ से करीब हर साल 45,000 बच्चे इंडिया में आते हैं और करीब 7 से 8 लाख बच्चे बाहर जाते हैं। तो आप डिफरेंस देखिए, 7-8 लाख बच्चे जब बाहर जाते हैं और सिर्फ 45,000 यहाँ पे आते हैं, और जो 45,000 भी आते हैं वो नॉर्मली कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो हमारे को जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है वो बहुत ज्यादा है, और जो फॉरेन एक्सचेंज अंदर आता है वो बहुत कम है। तो जब हमारे बच्चे जिनको फॉरेन डिग्रीज लेनी है, अगर उनको घर बैठे फॉरेन डिग्री मिल जाए, कम पैसे में मिल जाए, घर का पैसा घर में रह जाए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। उनको वैसे भी बाहर जाना ही है अगर उनको फॉरेन डिग्री लेनी है, तो अगर वो घर में बैठ के करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का बहुत सारी बचत होगी। इसके अलावा जो हम इनबाउंड स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि आसपास से बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं, तो इवन मुझे लगता है कि आसपास के देशों के बच्चे जो यूएसए, यूके, यूरोप यहाँ जाते थे डिग्रीज लेने के लिए, जब उनको वही डिग्री थोड़ी सस्ती हमारे देश में मिलेगी, तो वो शायद यहाँ आ जाएंगे रादर देन अमेरिका जाने के या यूरोप जाने के। और चौथी बात ये, फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करना होता है तो वहां जाना होता है, वहां के टीचर को लाना होता है, तो काफी खर्चा होता है, उनके रहने का भी खर्चा होता है, उनका आने जाने का खर्चा होता है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है वो। तो अब यहाँ पे होंगे तो कोलैबोरेशन में भी मदद मिलेगी। तो अगर हम इसको इस नजर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि कोलैबोरेशन, कंपटीशन, इनबाउंड स्टूडेंट्स में इजाफा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा स्टेप रहेगा। और इसी के साथ ही साथ इंडियन यूनिवर्सिटीज को बाहर कैंपसेस बनाने की इजाजत दी गई है। उससे भी क्या होगा कि हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम जिस चीजों के लिए इंडिया जाना चाहता है और दुनिया के लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, तो उनको आसानी रहेगी, वहां पे जाके ही हमारी यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस वहां पे लगा सकती हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, जैसे आपको जो मैं 45-40 हजार स्टूडेंट्स बता रही हूँ जो इनबाउंड स्टूडेंट्स हैं, तो ये सारे बच्चे मुश्किल से 30-40 यूनिवर्सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। हमारी 900 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें एक भी फॉरेन स्टूडेंट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी इंटरनेशनलाइजेशन करना तो चाहते हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि कैसे इंटरनेशनलाइजेशन करें। उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, कोई मेंटरशिप नहीं है, कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है। तो इसमें अगेन थोड़ा सा मैं एआईयू का बताना चाहूंगी। एआईयू एक नेटवर्क बनाने जा रहा है, इंडियन नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स, जिसमें इस सारे इनका नेटवर्क बनेगा, जिससे कि किसी को कोई हेल्प चाहिए हो इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में, वो सब लोग इसमें हेल्प ले सब लोग बार बार। तो उसमें पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो भी इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहती है, उनको इंटरनेशनल ऑफिसेज खोलने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल ऑफिसेज नहीं है। तो इंटरनेशनल ऑफिसेज कैसे खोलने हैं उसके बारे में भी कहा गया है। अब मैं आती हूँ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोग्राम्स में, कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम्स की कैसे की है। तो सबसे बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग तो यही है कि बैचलर्स डिग्री 3 साल की जगह 4 साल की होगी, जिससे उस बच्चे को बाकी सब्जेक्ट, लिबरल एजुकेशन की जो बात करते हैं, 64 कला संपूर्ण एजुकेशन की जब हम पहले बात करते थे, और जब वो 64 कलाओं की बात करते थे, उन 64 कलाओं में ये नहीं था कि खाली म्यूजिक, डांस, आर्ट या पेंटिंग ऐसा था।
64 कलाओं में साइंस भी थी, ह्यूमैनिटीज भी थी, कॉमर्स भी थी, लैंग्वेजेस भी थी और इस तरह के डिसिप्लिन भी थे। तो उसी 64 कला को अब लिबरल एजुकेशन का नाम दिया गया है। लिबरल एजुकेशन के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बैचलर्स प्रोग्राम 4 साल का होगा और फिर बैचलर्स प्रोग्राम में साथ के साथ ये भी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन है। यही जहां पे मैं कह रही थी कि स्टूडेंट इज द किंग, कि अगर मान लो अभी आपने बीए प्रोग्राम ज्वाइन किया और आपको 1 साल का करके किसी वजह से नहीं कर पाए या 2 साल करके कुछ नहीं कर पाए, तो आज आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं, नथिंग, यू डोंट गेट एनी सर्टिफिकेट। आपको डिग्री मिलती है 3 साल बाद ही, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलता। अब आपको फर्स्ट ईयर के बाद डिप्लोमा मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद डिग्री मिलेगी और आप 4 साल की डिग्री करना चाहें तो 4 साल की डिग्री कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि मान लो आपने 1 साल कहीं पे करके डिप्लोमा लिया, तो जरूरी नहीं है वही यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 2 साल कर लिया तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप सीधा थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो बच्चे के पास है, जो हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीड, फ्रीडम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है बच्चे के पास कि किसी भी वजह से अगर उसको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो वो उसकी पढ़ाई खराब नहीं जाएगी, वो दूसरी जगह जाके या उसी जगह पे वापस आके कुछ समय के बाद दोबारा एडमिशन ले सकता है। तो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की बात की गई है। एमफिल ऑफ कोर्स बंद करने को कहा गया है। एमफिल बंद करने को इसलिए कहा गया है क्योंकि एमफिल आज की डेट में एक तरह से कह दें कि रिडंडेंट डिग्री मानी जा रही है, क्योंकि जो भी लोग एमफिल करते हैं वो बाद में पीएचडी जरूर करते हैं और इन्होंने ये कहा है कि मास्टर्स के बाद तो पीएचडी का प्रावधान है ही है, पर इसके साथ साथ अगर आप बीटेक के बाद पीएचडी या बैचलर्स के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो अगर आपने 4 साल की बैचलर्स की है विद रिसर्च, तो आप उसके बाद सीधा भी पीएचडी कर सकते हैं। तो एमफिल की जरूरत नहीं है। और एमफिल को जो पहले ये मिला करता था कि एमफिल की वजह से नेट में एग्जाम्पशन थी फॉर अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस, तो वो पहले ही खत्म हो चुकी है। तो एमफिल का एक तरह से रेलेवेंस खत्म हो गया और एमफिल की डिग्री भारत या गिने चुने 2-4 देशों में थी, ज्यादातर जगह एमफिल की डिग्री नहीं थी। तो इन्होंने राइटली एमफिल की डिग्री को खत्म किया गया है। इंटर्नशिप की बात की गई है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होनी चाहिए, हर कोर्स में इंटर्नशिप होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो उसके पास छुट्टियों का जो सेमेस्टर ब्रेक आता है उसमें जाके कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करे, जिससे वो एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग कर सके। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है। अब हम आते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज कैसे किया गया। तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज में सबसे बड़ा इशू तो ये है कि एफिलिएशन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। आने वाले समय में एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं रहेंगे और वो कैसे करेंगे? वो इस तरीके से करेंगे कि धीरे धीरे कॉलेजेस को ऑटोनॉमी, ग्रेडेड ऑटोनॉमी के तहत ऑटोनॉमी दी जाएगी और अगर एक बार कॉलेज को ऑटोनॉमी मिल गई तो उसको डिग्री अवार्डिंग पावर मिल जाएगी और डिग्री अवार्डिंग पावर के मिलते ही वो अपने आप अपना करिकुलम डिसाइड करेंगे, फीस डिसाइड करेंगे, अपना टीचिंग पेडागोजी डिसाइड करेंगे, असेसमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन देंगे और अपनी खुद की डिग्री देंगे। तो इस तरह से जब वो देना शुरू करेंगे तो उनका एफिलिएशन यूनिवर्सिटी से खत्म हो जाएगा। तो आने वाले 15 सालों में उन्होंने कहा है धीरे धीरे सारे कॉलेजेस को डिग्री अवार्डिंग पावर देंगे। और यूनिवर्सिटीज 2 तरह की बनाई है, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी जिसमें रिसर्च को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और टीचिंग इंसेंटिव यूनिवर्सिटी जिसपे टीचिंग को ज्यादा प्रेफरेंस इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और इसके अलावा होंगे डिग्री अवार्डिंग कॉलेजेस। तो धीरे धीरे एफिलिएशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। सारी यूनिवर्सिटीज को उन्होंने कहा है कि आप मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी रहिए। जो सिंगल फैकल्टी यूनिवर्सिटी है जैसे लॉ यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, कॉमर्स कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, ये नहीं रहेंगे। हर एक को मल्टी फैकल्टी बनना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा अगर कुछ बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कराने के लिए बच्चे को मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना जरूरी है और सभी यूनिवर्सिटी मल्टीडिसिप्लिनरी होना जरूरी है। एक जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, उन्होंने कहा है कि जो अच्छी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज होंगी वहां पे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया जाएगा। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जैसे आईआईटीज में होता है, वो वाइस चांसलर मतलब वहां पे डायरेक्टर होते हैं तो उनके ऊपर होता है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करेगा। जो अभी जैसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स करती है, उसकी जगह बोर्ड ऑफ गवर्नर अपॉइंटमेंट करेगा वाइस चांसलर्स की। और जब भी जैसे ट्रांजिशन होता है, एक वाइस चांसलर का टर्म खत्म हुआ, नेक्स्ट आया, तो उसमें ट्रांजिशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये भी देखेगा कि कई बारी आपने देखा होगा कि ये टेंडेंसी रहती है कि पिछले वाइस चांसलर ने जो भी किया सब बेकार किया, मैं सब कुछ नया तरीके से ठीक तरीके से करूंगा। तो जो भी अच्छी बातें हैं पिछली रजीम की, उस पर कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन की जाए, वो भी काम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का होगा। और ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है हायर एजुकेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें ये कहा गया है कि जो मल्टीपल एजेंसीज हैं जैसे यूजीसी, एआईसीटी, इन सबको मर्ज करके
एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जो कि एक होलिस्टिक तरीके से पूरे हायर एजुकेशन को देखेगा। उसके नीचे 4 ब्रांचेस होंगी, क्योंकि सभी देशों में गवर्नेंस मीन्स रेगुलेशन और फंडिंग अलग अलग एजेंसीज करती हैं, पर हमारे देश में जैसे यूजीसी है, मैं खुद यूजीसी में रही हूँ 30 साल, तो यूजीसी में हम लोग फंडिंग भी करते हैं, रेगुलेशन भी करते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि दोनों कामों को अलग अलग करना चाहिए। तो एक हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनेगी जो खाली फंडिंग करेगी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनेगी जो खाली रेगुलेशन करेगी। इसके अलावा एक एनएससी बनेगी, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। उसमें मुझे लगता है कि नैक का, एनबीए का, ये सब उसमें समाहित हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर उनको लगेगा कि मल्टीपल एक्रेडिटेशन एजेंसीज चाहिए, तो मल्टीपल एक्रेडिटेशन एजेंसीज रिकग्नाइज आइडेंटिफाई करने का और रिकग्नाइज करने का काम भी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल का रहेगा। और तीसरी जो उन्होंने जनरल एजुकेशन काउंसिल, चौथी जो जनरल एजुकेशन काउंसिल बताई है, वो जनरल एजुकेशन काउंसिल ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स और लर्निंग आउटकम्स, मतलब जिसको बोलते हैं नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, कि अगर मैं ग्रेजुएट हूं तो मुझे क्या आना चाहिए, इस तरह की बातें, या क्या लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, ये सारा जनरल एजुकेशन काउंसिल तय करेगी। इस तरह की और जो बाकी काउंसिल्स हैं, जो जैसे मेडिकल काउंसिल या डेंटल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, आर्किटेक्चर काउंसिल, इन सबको, क्योंकि ये एक तरह से लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस टू प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं है, तो ना आप डॉक्टर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना आप बार काउंसिल के बिना वकील कर सकते हैं, या आर्किटेक्ट काउंसिल के बिना आर्किटेक्चर का काम कर सकते हैं। तो ये सारी जो काउंसिल्स हैं, इनको कहा जाएगा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, कि इन सब्जेक्ट्स में लाइसेंस देने के लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए वो ये वाली काउंसिल्स करेंगी। इनको कहेंगे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, जो कि इस तरह की लाइसेंसिंग में हिस्सेदारी होगी। तो ये बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं। कि हाँ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है 50% कहने की बात हुई है कि 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50% कहेंगे, जो अभी 26.3 है। पर इसमें थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, हमने एक पेपर भी निकाला था एलिजिबल एनरोलमेंट रेशो का, और उसमें ये कहा था कि ग्रॉस एनरोल, क्योंकि अभी जो हमारा ट्रांजिशन रेट है, मतलब कितने % ऑफ बच्चे जो 12th पास करते हैं उसमें से कितने हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो वो रेशियो आज की डेट में भी हमारा 65 है। और जो ट्रांजिशन रेट है, मतलब ये पूरी पॉपुलेशन में से जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड रेट, तो 100 में से 42 बच्चों ने ही 12वीं पास किया था। अगर 100 में से 42 ही 12वीं पास करेंगे तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको 100 में से कम 60-70 बच्चे पास करेंगे ग्रेजुएशन 12वीं, तभी वो जीईआर बढ़ सकता है। तो इसलिए जीईआर बढ़ने के लिए पहली कंडीशन ये होगी कि हमारे स्कूल पास आउट्स बढ़े, स्कूल पास आउट बढ़ेंगे तभी हमारा जीईआर बढ़ेगा। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ऑफकोर्स जब हमने राइट टू एजुकेशन बढ़ा दिया, 18 साल तक राइट टू एजुकेशन दे दिया है, तो स्कूल पास आउट अपने आप ही बढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव कर पाएंगे। तो इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। अगर किसी के पास कोई प्रश्न है, और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, पर कोई प्रश्न है तो मैं यहाँ पे मौजूद। धन्यवाद। माननीय बहन पंकज जी, पंचनद शोध संस्थान के अध्यक्ष माननीय आर्य जी, सभी कार्यकर्ता एवं इस संगोष्ठी में उपस्थित आपको सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। अत्यंत सहज, सरल एवं सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर पंकज जी ने हम सबके सम्मुख की है, और झलकता है कि एक श्रेष्ठ विद्यार्थी, यूजीसी का अनुभव, अध्यापक का अनुभव, कुलपति का अनुभव, और अभी एआईयू का जो आपका एक्सपोजर है, वो सब मिला करके आपने जो नई शिक्षा नीति को समझा है और उसकी जो आपने अभिव्यक्ति की है, वो अद्भुत है। और ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद भी जो समझ में नहीं आया वो आपको सुन करके आया। और जिस प्रकार से मुझे मालूम है कि
इस नीति पत्र को बनाने के लिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान है और एक बड़ी महत्वपूर्ण सुघटना भारत के वर्तमान परिवेश में हुई है कि देश के लगभग सभी वर्गों ने और विशेषकर अध्यापकों ने और उससे भी अधिक जो प्रशासक, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासक हैं, उन सब ने सामूहिक रूप से एक राष्ट्रीय स्तर का विमर्श किया। 3 वर्षीय विमर्श चला। उससे जो नवनीत निकला वो आज हमारे सामने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आया है। और जैसे कि शब्दावली प्रयोग की गई कि ये केवल शिक्षा का ही गेम चेंजर नहीं होने वाला है, ये भारत के भविष्य का भी गेम चेंजर होने वाला है, जिससे अगर शिक्षा बदलेगी तो विद्यार्थी बदलेगा, विद्यार्थी बदलेगा तो युवा बदलेगा, और युवा बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि एक ब्लूप्रिंट है राष्ट्र को बदलकर और उस पुनरुत्थान के मार्ग पर चलने का, जिसकी कल्पना बहुत लोगों ने की है, जिन्होंने तपस्या की है और आज भी जो इस राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं, वो भी उनकी जो कल्पनाओं वाला भारत है, जो कल का भारत है, उसके निर्माण में ये कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम लिया गया है। इस विषय पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने भी 4 दिन की 5 वर्कशॉप्स का आयोजन किया है। आज दूसरी वर्कशॉप अभी 2:15 बजे समाप्त हुई है। कल 2 वर्कशॉप होने वाली हैं और 21 को जो हमारे माननीय राज्यपाल हैं और विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति हैं, उनके सम्मुख रखने वाले हैं। कल शिक्षा मंत्री भी हमसे बातचीत करने वाले हैं और कुल मिलाकर के हम मंत्रिमंडल के सम्मुख ये प्रस्ताव रखने वाले हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात जो है क्रियान्वयन की, तो क्रियान्वयन के भी इस डॉक्यूमेंट में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे प्रांत में भी एक शिक्षा आयोग बनेगा और प्रांत में भी एक सेक्रेटेरिएट बनेगा, हर प्रांत में बनेगा। और इस प्रकार से, क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रांतों के अधीन है, कॉन्करेंट लिस्ट होने के साथ जो है राज्यों का दायित्व इस पॉलिसी को क्रियान्वित करने के लिए बहुत बड़ा है। इसलिए राज्यों में भी इसके विषय में विचार विमर्श प्रारंभ हो गया है। हरियाणा राज्य में भी प्रारंभ हुआ है, पंजाब और हिमाचल में सभी जगह प्रारंभ हुआ है। और जो क्रियान्वयन की बात है उसके लिए ऐसा लगता है कि बहुत इनोवेशंस की, बहुत ही नई तरह की रचनाओं की आवश्यकता पड़ने वाली है कि जो उद्देश्य रखे गए हैं, जो टारगेट रखे गए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए मेरी ऐसी सोच है कि जिस तरह से बड़े खुले मन से, बड़े विशालता से इस शिक्षा नीति को बनाने का काम किया गया है, उसी विशालता से, उसी सकारात्मकता से और उसी सृजनशीलता से हम इसके क्रियान्वयन का भी की योजना भी बनाएं और फिर उसी ईमानदारी से इसको क्रियान्वयन भी करके आए। जब हम आजकल हम इसी एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, तो हमने 4R और एक 1C 4R 1C फॉर्मूला बनाया है कि हमको जो जिस शिक्षा के ढांचे को हमने परिवर्तित करना है, उसमें हमको कुछ रिटेन करना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा
कुछ रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, कुछ रिक्रिएट करना पड़ेगा और कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। ये 4 आर और 1 सी का फॉर्मूला शायद क्रियान्वयन के लिए मुझे लगता है कि आवश्यक है। और दूसरी बात जो हमारे विमर्श में आई है वो ये आई है कि हमको जब हम इस नीति को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का जब हम योजना बनाएं तो हमको थोड़ा वास्तविकता को समझकर करना चाहिए, क्योंकि टारगेट जैसे आपने कहा कि मैंने आपका वो पेपर पढ़ा है पंकज जी, जिसमें आपने ये बताया है कि किस प्रकार से बहुत बड़ा युवाओं का हिस्सा लड़कियों और लड़कों का 12वीं पास नहीं करता है। तो जो 12वीं पास नहीं करता है वो कॉलेज में कैसे आएगा? इसलिए जो टारगेट जीआरई का रखा है कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए प्रारंभ से ही काम करना पड़ेगा, जिससे कि जैसे कि कहा गया है कि स्कूली शिक्षा 100% हो। स्कूली शिक्षा 100% हो अर्थात उसको लिखना पढ़ना और गणित आना चाहिए। परंतु जो 12वीं में 100% होने के लिए क्या करना, ये एक योजना बनाने की आवश्यकता है। और पंकज जी का और भी इन्होंने अभी आज ही इन्होंने जिंदल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक और डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो कि बड़ा उपयोगी होने वाला है, जिसमें इन्होंने कोविड के परिवेश में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय क्या करें, क्या क्या एक एसओपीज होने चाहिए, उसकी आपने प्रस्तुति की है। और जैसा कि आप बता रही हैं कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, इस तरह के मार्गदर्शन की भी, इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की, इस तरह के कहीं मैनुअल बनाने की भी आवश्यकता है। और पंकज जी जिस प्रकार से नए कामों के लिए इनिशिएटिव लेती हैं, इनोवेशन के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, और पूरे शिक्षा तंत्र को, उच्च शिक्षा तंत्र को तो विशेषकर आपने अंदर बाहर से सब देखा हुआ है, और आप उसके गुणों को भी जानती हैं और उसकी कमियों को भी जानती हैं। उसके आधार पर एक आप ऐसा मार्गदर्शिका बनाएंगे तो सभी राज्यों को भी और केंद्र के शिक्षण संस्थाओं को भी बहुत लाभ होने वाला है। आपने पंचनद शोध संस्थान के लगभग 130 से अधिक हमारे जिज्ञासुओं को आपने एक बहुत ही सहज भाव से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय दिया है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम सब लोग जिन्होंने इसको सुना है, इसके बारे में और सोचते रहेंगे, आपस में चर्चा करते रहेंगे, इसके बारे में पढ़ते रहेंगे, और फिर धीरे धीरे हमारे मन में भी ये धारणा बनेगी कि हमको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक होने के नाते मेरा अपना क्या योगदान होने वाला है, मेरा जो समूह है, जिस समूह में मैं उठता बैठता हूँ या जिस समूह की मैं सदस्य हूँ, वो समूह क्या योगदान करने वाला है, मेरा शिक्षण संस्थान का योगदान करने वाला है, और यदि मैं प्रशासक हूँ तो मेरा क्या योगदान होने वाला है। इस विषय में भी हम सब लोग आपस में चर्चा करेंगे और कुछ मार्ग निकालेंगे। एक ऐसा कहा गया है कि ये वर्तमान प्रशासन का शिक्षा जगत के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, एक वरदान है। उस उपहार को हम कैसे समाज के लिए उपहार बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं, ये हमारी कुशलता, निपुणता और हमारे समर्पण पर निर्भर करता है। आप सबने इस गोष्ठी में भाग लिया, और पंकज जी की और बाकी सब प्रश्नोत्तर भी आपने सुने, मेरी बात को भी आपने सुना। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।